Hello students, today we are going to explain the first part of the chapter Stepping Out. So let's get started. It has been written by Charles Dickens. One morning, Oliver obtained the permission he had so eagerly sought to go out and work on the streets. Old Fagin placed him under the joint guardianship of Charlie Bates and his friend the Artful Dogger. एक सुबह ऑलिवर को परमिशन मिल गया कि वो बहुत दिन से बहुत मन से चाह रहा था, मांग रहा था कि वो बाहर जाए और सड़कों पर काम करे। जो बूढ़ा फैगिन था उसने दो लोगों को उसकी जॉइंट गार्डियनशिप दी, निरीक्षण करने को दिया कि उस पर ध्यान दे। किसे चार्ल्स बेट्स को और आर्टफुल डॉगर को। The three boys sallied out, the dogger with his coat sleeves tucked up and his hat cocked as usual, Master Bates sauntering along with his hands in his pockets, and Oliver between them, wondering where they were going and what he would be instructed in first. जो तीनों बॉयज़ थे उन्हें क्या कर दिया गया, वो भेज दिया गया। डॉगर जो था उसने अपनी कोट ली और उसके स्लीव्स को टक कर लिया और अपने जो उसका हैट था एज़ यूजुअल थोड़ा सा वो टेढ़ा करके स्टाइल में लगा लिया उसने। और मास्टर बीट्स जो थे वो अपने हाथ में अपने जेब के पॉकेट में अपने हाथ को डालकर आराम से केयरलेसली एकदम चल रहे थे और ऑलिवर उन दोनों के बीच में चल रहा था और ये सोच रहा था कि ये लोग कहाँ जा रहे थे और क्या इसे इंस्ट्रक्ट करेंगे पहले करने को। द पेस एट विच दे वेंट was such a very lazy, ill-looking saunter that Oliver soon began to think his companions were going to deceive Fagin by not going to work at all. जो उनकी चाल थी, जिस तरह से वो चल रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आलसी हैं या बहुत ज़्यादा इल लुकिंग सॉन्टर्स जैसे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदी तरह से दिखने वाले या गंदी तरह से चलने वाले थे, धीरे धीरे चल रहे थे। और ऑलिवर को जल्द ही ऐसा सोचने लगा ऑलिवर कि जो उसके कंपेनियंस हैं, जो उसके साथी हैं, वो फैगिन को धोखा देने वाले हैं कहीं भी काम पर ना जाकर। दे वर जस्ट इमर्जिंग फ्रॉम अ नैरो कोर्ट when the dogger made a sudden stop and laying his finger on his lip drew his companions back again with the greatest caution. जब वो एक गली से एक पतली रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो डॉगर ने अचानक से चुप होने को कहा और उसने अपनी फिंगर्स को अपने लिप पर रख लिया और अपने कंपेनियंस को भी थोड़ा सा पीछे हटने को कहा फिर से और बहुत सावधानी से। What's the matter? demanded Oliver. Hush, replied the dogger. Do you see that old cove at the basketball? The old gentleman over the way? Asked Oliver. Yes, I see him. He'll do, said the dogger. क्या मामला है? ऑलिवर ने डिमांड किया। ऑलिवर ने पूछा। होश उसे चुप कराते हुए डॉगर ने कहा कि तुम क्या उस कोव के पास उस ओल्ड इंसान को बास्केटबॉल के पास जो है उसे देख सकते हो? वो जो बूढ़ा जेंटलमैन है उस रास्ते पे? ऑलिवर ने पूछा। हाँ, मैं उसे देखता हूँ। वो कर लेगा, डॉगर ने कहा। Oliver looked from one to the other with the help
with the greatest surprise, but he was not permitted to make any inquiries, for the two boys walked stealthily. ऑलिवर बस एक तरफ से दूसरी तरफ देख रहा था, बहुत ही आश्चर्यचकित होते हुए, लेकिन उसे कोई परमिशन नहीं था कि वो कोई भी इंक्वायरीज कर सके। और वो दोनों जो बॉयज़ थे, यानी मिस्टर डॉगर और मास्टर बेट्स या चार्ली बेट्स, वो दोनों चोरी से चुपके से उस तरफ across the रोड के दूसरी तरफ गए and slunk close behind the old gentleman towards whom his attention had been directed. Oliver walked a few paces after him and, not knowing whether to advance or retire, stood looking on in silent amazement. वो लोग चुपके से उस ओल्ड जेंटलमैन के पास आ गए, पीछे की तरफ आ गए, और जहाँ पर उसके अटेंशन को डायरेक्ट किया गया था, उसके ध्यान को लाया गया था। ऑलिवर भी उनके पीछे कुछ स्टेप्स चला, और वो नहीं जानता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। बस चुपचाप आश्चर्यचकित होते हुए देख रहा था सारी चीज़ें खड़े होकर।